हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे। आप सभी स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे इस वक्त हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे सीरीज चला रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अभी तक हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है और आज भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। शुरू करने से पहले हर बार की तरीके से मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वो सारे बच्चे जो कि 12th कॉमर्स में हैं, ये वो बच्चे जो कि इकोनॉमिक्स लिए हैं, ह्यूमैनिटीज का पार्ट हैं, उन तक भी हमारे चैनल को पहुंचाइए, रिकमेंड करिए और हमें थोड़ा इसी फॉर्म में सपोर्ट करते रहिए ताकि हम और क्वालिटी बेस्ड वीडियोस आपके सामने लेके आते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि आज हमें किस टॉपिक पे डिस्कशन करना है और किस टॉपिक पे हमें बात करना है। डिस्कशन करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो बेसिकली हमारा इंडियाज फॉरेन ट्रेड है। यानी आज हमको थोड़ा सा फॉरेन ट्रेड या फिर जिसको मैं कह सकता हूं कि इंटरनेशनल ट्रेड पे बेसिकली हमको बात करना है कि ये फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इसी के ऊपर एक ज्यादा चर्चा करना, डिस्कशन करना है, इनकी थ्योरीज को देखना है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड किस तरीके से या किस पैटर्न पे था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड या फिर फॉरेन ट्रेड एक्चुअली होता क्या है। इसको आप किस तरीके से समझ सकते हो, किस तरीके से देख सकते हो। तो देखिए, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एज द इंटरनेशनल ट्रेड। यानी इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट, जिसको मैं एक्स से हम सिंबलाइज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और इंपोर्ट जिसको हम एम से बात करते हैं, यानी इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम नेशनल इनकम पढ़ा करते हैं तो वहां पे एक्सपोर्ट को हम एक्स से सिंबलाइज करते हैं और इंपोर्ट को एम से करते हैं। डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। यानी आप इंडिया से सामान दुनिया भर के कोने में सामान भेजिए और दुनिया भर से इंडिया के कोने में सामान अगर मंगवा रहे हो तो एक्चुअली यू आर डीलिंग इन अ सॉर्ट ऑफ ट्रेड कॉल्ड एज द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड में कुछ और बातें हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ कैपिटल। अब देखिए, यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब सिर्फ गुड्स से नहीं होता, यहाँ पे कैपिटल से भी मतलब है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट मनी। गुड्स से भी मतलब है और साइमल्टेनियसली सर्विसेज से भी मतलब है, अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरी, बिकॉज देयर इज अ नीड और वांट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। इंटरनेशनल ट्रेड अराइज फ्रॉम द डिफरेंसेज इन सर्टेन एरियाज ऑफ ईच नेशन। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड एक्चुअली क्यों होता है, किस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड को किया जाता है। तो यहां पे देखिए क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड अराइज फ्रॉम द डिफरेंसेस इन ई सर्टेन एरियाज ऑफ ईच नेशन। यानी हर देश के पास अपनी कुछ स्पेशलिटी होती है और उस स्पेशलिटी की वजह से हम इंटरनेशनल ट्रेड में डील करते हैं। डिफरेंसेस इन टेक्नोलॉजी, यानी एक कंट्री के पास बेहतर टेक्नोलॉजी हो सकती है, एजुकेशन बेहतर हो सकती है, डिमांड बेहतर हो सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी उसकी बड़ी अच्छी हो सकती है, रिलैक्सेशन पॉलिसी होगी, लेबर लॉ काफी आप एक तरीके से कहोगे कि लिबरलाइज्ड होगा या इजी होगा, उसके पास हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, वो अच्छा वेजेस देता हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि लेबर बहुत सस्ते वहां पे अवेलेबल है। फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी भी हम कह सकते हैं कि वहां पे अगर आप जाके ट्रेड करोगे तो वो कंट्री आपको बहुत ज्यादा फाइनेंस करता है। यानी इंटरनेशनल ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है एक कंट्री के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो ज्यादा ट्रेड कर ले, अच्छी एजुकेशन हो तो वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो हो सकता है कि उसके पास जिस तरीके की डिमांड हो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, वैसी डिमांड किसी प्रोडक्ट के पास, किसी कंट्री के पास नहीं हो। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करें तो काफी अच्छी एक रिलैक्स्ड पॉलिसी हो, लेबर लॉ, नेचुरल रिसोर्सेज, वेजेस और फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी, यानी ये तमाम चीजें जो होती हैं ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में डिफर करती हैं और इसी की वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री से इंटरनेशनल ट्रेड में डील करता है या फिर एक्सपोर्ट करता है या फिर उस कंट्री से इंपोर्ट करता है। यहां पे एक और बात है छोटी सी कि द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्चुअली गिवन बाय द एडम स्मिथ एंड द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज गिवन बाय द डेविड रिकार्डो। यानी ये एक दो थ्योरी थी, एक थ्योरी तो एडम स्मिथ ने दी थी जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज की, यानी एक कंट्री के पास हो सकता है दूसरे कंट्री के मुकाबले एक बिल्कुल एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, यानी एक कंट्री है जो कि बहुत अच्छा राइस प्रोड्यूस करता है लेकिन व्हीट नहीं कर सकता। कंपैरेटिव कॉस्ट मतलब दो कंट्री एक ही तरीके का सामान बनाते हैं लेकिन एक कंट्री हो सकता है दूसरे कंट्री से सस्ता बनाता हो। मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, हम बात करते हैं राइस में,
हो सकता है कि इंडिया हैज एन एज ओवर पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ राइस, कॉस्ट की बात मैं कर रहा हूं। हो सकता है पाकिस्तान हैज एन एज ओवर इंडिया इन टर्म्स ऑफ व्हीट। अगर ऐसा होता है तो उसको हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहते हैं या कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी कहते हैं, जिसको डेविड रिकार्डो ने दिया था। अब यहां पे एक अगला चर्चा हमको करना है कि हाउ वाज इंडियाज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के वक्त एक्चुअली इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो किस तरीके का था, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं हम। तो इंडियन इकोनॉमी सफर्ड वर्स्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडियन इकोनॉमी जो थी वो पूरी तरीके से बहुत ही डिजास्ट्रस मोड पे रही ब्रिटिशर्स के दौरान, बहुत ही ज्यादा मोड डिजास्ट्रस मोड के दौरान रही है। और उसको काफी एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत ही वर्स्ट इसीलिए माना जाता था क्योंकि हम जो थे एक ऐसे कंट्री बन गए थे जो कि पूरी तरीके से एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल को, और हम एक ऐसे कंट्री बन गए थे ब्रिटिशर्स के दौरान जो कि इंपोर्ट कर रहा था फिनिश गुड, और ये वो फिनिश गुड थे जो कि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुआ कर रही थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। The British used our natural resources as the raw material for their domestic industrial output, जो बात मैं कह रहा था वो यही है। Beside raw material, Indian market was also exploited for the British good, यानी एक तो हम बहुत ही सस्ते में रॉ मटेरियल्स को सप्लाई किया करते थे और साइमल्टेनियसली ब्रिटेन से जो गुड बन के आ रहा था उसकी पूरी की पूरी खपत जो थी इंडियन मार्केट में कराई जा रही थी। Although during the time of independence our balance of trade was favorable, ये देखिए एक बड़ी अजीब बात है कि इंडिया की आजादी के वक्त जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो फेवरेबल था। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात की जा रही, फेवरेबल मतलब हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे एज कंपेयर टू इंपोर्ट, बट द कंपोजिशन ऑफ ट्रेड इंडिकेटेड बैकवर्डनेस ऑफ इकोनॉमी एज आर एक्सपोर्ट इंक्लूडेड लार्जली ऑफ रॉ मटेरियल while import included only of finished good, यानी ये जो एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट है, या उसमें अगर एक्सपोर्ट देखा जाएगा तो एक्सपोर्ट हम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल कर रहे थे, और इंपोर्ट की बात करें तो जो ब्रिटेन से जो फिनिश गुड्स बन के आ रहा था उसको हम एक तरीके से इंपोर्ट कर रहे थे। यानी आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन इकोनॉमी बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज फेवरेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वेदर यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट। ठीक है, ऐसे पूछ सकता। तो याद रखिएगा कि आप एग्री करोगे लेकिन उसके पीछे रीजन बताइएगा। एक्सपोर्ट जो ज्यादा था वो रॉ मटेरियल का था और इंपोर्ट जो था वो पूरी तरीके से फिनिश गुड का था। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है जिसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या था, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हमारा होता है कि रिफर्स टू द क्वांटम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी की जो डिटेल होती है उसको हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड की अगर हम बात करें तो अगर हम फॉरेन ट्रेड पे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पे दो तीन बातें हैं। डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ कन्वेंशनल आइटम, डिक्लाइन इन परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यानी हमारे जो फॉरेन ट्रेड की जो सिचुएशन थी उसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो था वो हमारा, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली थी। यानी अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें काफी गिरावट देखने को मिली थी। हम उस क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद दूसरी बात जो आई थी कन्वेंशनल आइटम की, अगर हम बात करें तो हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करते हैं, इसमें भी हम उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उस दौरान। और जो हमारा कन्वेंशनल आइटम का एक्सपोर्ट जो कि शायद ब्रिटिश एरा के पहले हुआ करता था, जेम्स ज्वेलरी का, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हमारी परफॉर्म कर रही थी वो काफी बेहतर थी आजादी के बाद की। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की, अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हमारा कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं टी की बात करूं, मैं अगर जूट की बात करूं, मैं कॉटन की बात करूं और मैं सिल्क की बात करूं, तो ये सारी चीजें प्री ब्रिटिश एरा जितना बेहतर रिस्पांस था इनका, या फिर हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ करती थी मुगल एम्पायर के दौरान या फिर उससे पहले की जो एम्पायर्स रही हैं या फिर जो राजा महाराजा रहे हैं, ब्रिटिशर्स के दौर में हमको काफी एक इकोनॉमिक शॉक झेलने को मिला था। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं कि आगे हम क्या बात करने वाले हैं, क्या इस पे और आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपसे टर्मिनोलॉजी वगैरह भी पूछता है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। कंपोजिशन ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि किस तरीके का ट्रेड हो रहा है, यानी टाइप ऑफ गुड्स एंड टाइप ऑफ सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड एंड विच आर इंपोर्टेड, यानी किस तरीके के गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है और किस तरीके के गुड्स को इंपोर्ट किया जा रहा है। इसकी जो क्लासिफिकेशन होता है उसी को हम कंपोजिशन ऑफ ट्रेड कहते हैं। अगला है एग्रीगेरियन इकोनॉमी। एग्रीगेरियन इकोनॉमी क्या होती है? दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूडिंग लाइव स्टॉक फार्मिंग और क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रेरियन इकोनॉमी बाय वर्ड इटसेल्फ आप समझ रहे होंगे कि ये बात जो है एग्रीकल्चर की चल रही है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी यानी एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें हम लाइव स्टॉक फार्मिंग की बात करें तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए बुफैलो की बात करें या फिर हम गोट की बात करें या फिर इस टाइप के एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी यानी हम क्रॉप वीट की बात कर रहे हैं, राइस की बात कर रहे हैं, पल्सेस की बात कर रहे हैं, जूट की बात कर रहे हैं, कॉटन की बात कर रहे हैं, टी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस डायरेक्शन ऑफ ट्रेड? इट रिफर्स टू द कंट्री टू विच अ कंट्री एक्सपोर्ट इट्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंट्री फ्रॉम विच इट इंपोर्ट्स। यानी डायरेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब कि किस डायरेक्शन में हमारा ज्यादा ट्रेड है। दैट सपोज दिस इज इंडिया, दिस इज चाइना, यानी हम कितना चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए कि दिस इज न्यूजीलैंड, लेट सपोज, तो हम कितना न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर न्यूजीलैंड से हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। ये होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रेड बेसिकली। ओके, अच्छा, इसके बाद आप देखें आगे क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे डिस्कस की है कि द ईयर 1991, ये याद रखिएगा, ये पीरियड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पीरियड में एलपीजी पॉलिसी आई थी, जो कि अगला चैप्टर है जो उनको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। तो द ईयर 1991 वाज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ डिवाइड बिकॉज टिल 1990 we were relying on the inward looking trade strategy which failed miserably, and in 1991 we shifted toward export promotion which triggered a rise in export and import, ठीक है। अब देखिए यहां पे आगे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि जो ईयर 1991 था वो ईयर ऑफ डिवाइड था, क्योंकि यहीं से वो डिवीजन शुरू हो रहा है। 1990 के पहले हमारी जो इकोनॉमी थी 1991 के पहले वो बहुत ही ज्यादा इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बेस्ड इकोनॉमी थी, जिसमें हम कंट्री के अंदर ही सारी चीजों का समस्या ढूंढते थे, कंट्री के बाहर नहीं देखा करते थे। लेकिन 91 के बाद जो देखा गया, जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि 91 24 जुलाई में हमने एलपीजी पॉलिसी या फिर अपनी इकोनॉमी ओपन करी और उसके बाद हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा चेंज हुई या फिर उसमें काफी बदलाव देखने को मिला। उसके ऊपर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी एक्चुअली में है क्या। तो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेड स्ट्रैटेजी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइडिंग टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। यहां पे देखिए इंपोर्ट इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। एक वर्ड प्रोटेक्शन छूट गया है यहाँ पे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हम डिटेल में बात करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है कि इट रिप्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड विच द इकोनॉमी हैज बीन इंपोर्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया 91 से पहले जो सामान बाहर से मंगवा रहा था उसमें एज अ कंज्यूमर मार्केट वो बन के रह गया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो सामान बाहर से हम मंगवाते हैं एग्जैक्टली उसी का कॉपी कैट इंडिया के अंडर मैन्युफैक्चर कर लिया जाए। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारे लेबर्स को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, उनके पास पैसा आएगा और वो इकोनॉमी के अंदर एक डिमांड क्रिएट करेंगे, यानी हमको ही फायदा होगा। तो इसीलिए ये इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढा जा रहा था इस पॉलिसी के थ्रू। खैर, थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू इकोनॉमाइज द यूज ऑफ फॉरेक्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि हम जब बाहर से सामान की कॉपी बनाना शुरू कर देंगे तो बाहर से सामान मंगवाएंगे नहीं, तो जो हमारा इंपोर्ट बिल था वो कम हो जाएगा। यानी बाहर से जब सामान मंगवाते हैं तो पेमेंट जो होता है वो इंडियन रुपीज में तो करते नहीं है, ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज में करेंगे। तो जितना ज्यादा जितना कम हम इंपोर्ट करेंगे उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो खजाना बचा रह जाएगा, वो खजाना खाली नहीं होगा, जिसको एक तरीके से हर कंट्री बचाने की कोशिश लगातार करता रहता है या फिर वो चाहता है कि वो मेंटेन रहे।
द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो थी वो लगातार इसी कोशिश में लगी हुई थी कि कैसे हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल कंपटीशन से बचा ले जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनियां अगर इंडिया में आती तो वो बहुत सारा कैपिटल और बड़ी एडवांस और लार्ज स्केल बेस्ड मशीनरी लेके आती, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली वो जो प्रोडक्शन करती वो प्रोडक्शन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से बेहतर रहता और कम सस्ते दाम में भी वो सामान बेच ले जाते हैं। तो पता ये चलता कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है वो पूरी की पूरी कोलैप्स कर जाती। ओके, अच्छा, अब आगे आ जाते हैं और कुछ और बातों को करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। टैरिफ क्या होता है? अ टैरिफ इज अ ड्यूटी ऑन द इंपोर्टेड कमोडिटी। इट डायरेक्टली इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड कमोडिटी, वेयर एज अंडर द कोटा द गवर्नमेंट फिक्सेस द कोटा ऑफ इंपोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। अब देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो टैरिफ होता है, टैरिफ के केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर आप सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेट सपोज इंडिया से कोई बंदा चाइना से सामान मंगवा रहा है, ठीक है, पेन मंगवा रहा है, तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये बहुत ज्यादा पेन मंगवा रहा है तो यहाँ पे सस्ता बेच देगा गवर्नमेंट। हर पेन पे जो कि 5-7 रुपए की उसको पड़ती 10 रुपए का बेच देता है, गवर्नमेंट ने उस पर 2 रुपए का चार्ज लगा दिया। अब 7 रुपए की पेन उसको 9 रुपए की बिक रही है, तो अब वो 10 रुपए की नहीं बेच पाएगा, 11 या 12 की बेचेगा। तो यानी अब 12 की जब बेचेगा तो वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की प्राइस के बराबर आके खड़ा हो जाएगा। तो ये टैरिफ पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनको बचाती है। कोटा के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर देती है, एक कोटा फिक्स कर देती है कि भाई आप जो है 1 लाख गुड नहीं मंगवा सकते, आप 20,000 मंगवा सकते हैं। 20,000 पेन मंगवाइए, 80,000 खुद मैन्युफैक्चरिंग करिए। तो इसके थ्रू भी मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट टैरिफ और कोटा की पॉलिसी भी अपनाती है। अच्छा, यहां पे एक बात है कि भाई इंपैक्ट क्या पड़ा था इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी का। अच्छा इंपैक्ट अगर देखें तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी क्योंकि हमने जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के ऊपर चर्चा करना शुरू किया, हमने ये कहा कि हम जो है एक ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे जिसको हम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी बेस्ड पॉलिसी कह रहे हैं। तो उसके थ्रू हमने जो इंडस्ट्रीज डेवलप करना शुरू की वो बहुत ही हाई क्वालिटी की इंडस्ट्रीज बनाई और बहुत ही वर्सटाइल इंडस्ट्री, बहुत ही तरीके की इंडस्ट्री हमने बनाना शुरू कर दिया। तो इसमें अब क्या है कि इंडिया एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की तरफ डेवलप करना शुरू किया था, जो कि बड़ी अच्छी बात हुई थी उस दौरान। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई हम बाहर से सामान कम मंगवाएंगे, तो अब क्या था कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा फोकस होने लगा। लोगों को लगने लगा कि यार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लोगों के पास पैसा आएगा और लोग डिमांड करेंगे। तो अब हुआ क्या कि लोग देखने लगे कि यार ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, लेट्स गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट तभी किया जाता है जब हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, और हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी तभी होती है जब मार्केट में ये दिखता है कि हाँ भाई मार्केट में लोगों के पास पैसा है। तो इस पॉलिसी के थ्रू लोगों के पास पैसा आ रहा था, जो गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी की पॉलिसी अपनाई। तो ये तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा गया कि बहुत ही इनएफिशिएंट, अनप्रोडक्टिव और अनहेल्दी और करप्ट पब्लिक मोनोपोलीज जो होती हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई थी। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन होना था, इनएफिशिएंसी था, क्वालिटी ऑफ गुड्स नहीं आ रहा था, जिसके लिए क्या एक वर्ड यूज हो रहा है, लैक ऑफ इम्प्लाइड कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई कंपटीशन नहीं था, और जब कंपटीशन नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो मॉडर्नाइजेशन। कोई मॉडर्न चीज नजर नहीं आएगी, कोई मॉडर्न गुड नजर नहीं आएगा, कोई इनोवेटिव गुड नजर नहीं आएगा, कोई टेक्नोलॉजिकल बेस्ड गुड नजर नहीं आएगा। तो ये भी एक खराब इंपैक्ट था, या फिर आप नेगेटिव इंपैक्ट कह सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से पब्लिक सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पे कोलैप्स भी की है। ये नहीं कहा जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। 1950 से 1990 में आप ये समझ लीजिए कि पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन किसी भी चीज में कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस होता है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एक आखिरी बॉक्स का पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं कि 1950 to 1990 was an era of electronic goods industry in the global market, and this industry was a rising industry of that time and therefore called as the सनराइज इंडस्ट्री। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सनराइज इंडस्ट्री का, तो आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के बारे में बता दीजिएगा कि 50 से 90 तक ये काफी राइजिंग इंडस्ट्री थी, काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री थी, और इसीलिए इनको सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता था। यानी सूरज उगता है तो ऐसी इंडस्ट्री जो कि वो ग्रोइंग स्टेज में थी। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। एक मतलब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये चैप्टर बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन इसको हमने थोड़ा नट शेल में करके
आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो टर्मिनोलॉजी थी और पॉइंट थी वो आपके सामने डिस्कस किया. सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम this lecture of Indian economic development, in which we talked about India's foreign trade policy. So stay blessed, guys, and keep on watching Economics on them. Thank you.